यहाँ पे जो पॉइंट होगा ए एन और ये जो डी होगा बराबर होगा। अब ऐसे केस में क्या है कि हम जो है सो ए एन पता कर लेंगे तो हमको डी पता चल जाएगा। अब देखो ए कैसा पॉइंट है, ए जो है वह पॉइंट है जहां पर L1 लाइन y मतलब x एक्सिस को है ना इंटरसेक्ट करता है। तो इसके कारण से हमें यहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेप्ट पॉइंट पता चल जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। ये निकालना क्यों जरूरी था, क्योंकि जस्ट इससे पिछला रिलेशन हमने जो पढ़ा है उसमें पॉइंट से लाइन तो हम पता कर सकते हैं पर हमको लाइन टू लाइन पता नहीं था। इसलिए कोई पॉइंट इस लाइन पे चाहे इस लाइन पे कोई एक पॉइंट मालूम करना था, है ना, इसलिए हम इस लाइन को पता किए। तो सर क्या यहाँ पे पता नहीं कर सकते थे, यहाँ भी पता कर सकते थे। आप घर से ट्राई कीजिएगा कि आप ये यहाँ के कोऑर्डिनेट मालूम कीजिएगा 0, क्या आएगा -c/b, उस रिलेशन को यूज कीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। कोई भी पॉइंट एक पता करना था, उस पॉइंट से उस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे, वही उस दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस पता कर लेगा। वो पॉइंट मालूम किए, जो रिलेशन दिया हुआ था L2 उसमें उसकी वैल्यू रखे, ठीक है, तो उसमें हम x और y की वैल्यू रखे जो भी पॉइंट ऑब्टेन हुआ, और तब जाके उस रिलेशन का यूज किए तो इतना आया। ठीक है, नोट करने से पहले एक और बात, मान लीजिए हमको y = mx + c जो है वो उस फॉर्म में दिया हुआ है। याद है मैंने कहा था कि यह रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन को बताने के लिए, है ना। तो एक ये तो जनरल फॉर्म है, पर अगर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया है y = mx + c, तो यहाँ पे ये कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये जो है ना सबसे पहला काम क्या करेंगे, सिंपली हम इसके फॉर्म में उसको सजाएंगे। ये हमारा क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो क्या है हमारा जनरल फॉर्म। इस फॉर्म में इसको सजाएंगे। इस फॉर्म में कैसे सजाएंगे तो कितना होगा, y = -a/b x, और यहां भी माइनस का सिंबल होगा -c/b, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर ये क्या है स्मॉल c, ये क्या है कैपिटल C, है ना। ये इंटरसेप्ट के बारे में बताता है कितना इंटरसेप्ट है। ये जो है सो c कोएफिशिएंट है, मतलब कोएफिशिएंट नहीं कांस्टेंट टर्म है, स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट टर्म है। अब क्या है कि हमको इस फॉर्म में यदि इसको ले आते तो हम इस रिलेशन से इसका हम वैल्यू पता कर सकते थे किसी न किसी प्रकार से। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर C2 है और यहाँ पर c/b है, ये कैपिटल C है, यहाँ भी कैपिटल C है। अगर हम यहाँ पे C2/b कर दें, C1/b कर दें, स्मॉल c वाला टर्म आ जाएगा कि नहीं। तो हम यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी यहाँ भी a/b कर देंगे तो हमको यहाँ पे m वाला टर्म आ जाएगा। a/b कर देंगे तो m वाला, ये तो b से b चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन कोई लिखे है नहीं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन 2 डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b, कैपिटल B से इसको डिवाइड करते हैं तो d = C2/b, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं 1/b के फॉर्म में, C2 - C1 डिवाइडेड बाय 1/b a² + b², ठीक है। अब हम C2/b - C1/b लिखे हैं डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पे इसको इस फॉर्म में सजा सकते हैं -a/b² + 1, b को अंदर ले आए हैं, a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b²,
तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्मॉल सी माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट m² प्लस 1। ठीक है, यदि दो पैरेलल लाइन इस तरह से दिए हुए हैं, y इक्वल टू mx प्लस स्मॉल c1, y इक्वल टू mx प्लस स्मॉल c2, तो इन दो पैरेलल लाइन का स्लोप तो सेम होगा। पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इंटरसेप्ट अलग होंगे, तो फिर उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन से उनके इंटरसेप्ट्स का डिफरेंस और उनके स्लोप का स्क्वायर और 1 का जो है सो ओवर रूट, है ना, इस रिलेशन से निकलेगा। तो इसका हेडिंग क्या होना चाहिए था, इसका हेडिंग होना चाहिए था डिस्टेंस बिटवीन, यहां पे लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये समझे, पक्का? ठीक, से नोट करो।
यहाँ भी मॉड सिंबल लगा दो। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट एग्जाम्पल 26। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स एक है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। फॉर्मूला बेस्ड है, बताइए जल्दी से सॉल्व करके। फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिए, आंसर बताइए। दो 225 प्लस 64 कितना आया? एक में प्लस एक में माइनस है। 65 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 289। हो गया ना? चलो ठीक। अब जो है नेक्स्ट पेज में एक बड़ा सा हेडिंग लिखिए, कोनिक सेक्शन।
स्ट्रेट लाइन एंड हुआ, समझते हैं? ठीक है, अभी आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है। अब जो है एक एक्सिस है, सभी को ध्यान से देखिएगा इधर, एक एक्सिस है और एक लाइन है। ठीक है, एक एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है और एक लाइन है। मैं मार्क कर रख देता हूं पहले। वर्टिकल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, यहां पे एक एंगल बन रहा है ना। इस एक्सिस को फिक्स कर लेते हैं और इसको हम रोटेट करते हैं इस प्रकार से। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, यदि इस एक्सिस को हम फिक्स कर लेते, यहाँ पे कोई रबर है, मैं यही ढूंढने का प्रयास कर रहा था, कोई इलास्टिक नहीं है। अगर होता तो हम इसको ना मतलब तेजी से घुमाते ना, तो यहाँ पे आप है सो है ना विजुअली देख पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है कि यदि हम इसको यहाँ पे इसको पकड़ते हैं, इस पेन को पकड़ते हैं और इसको तेजी से इसे रोटेट करते हैं, और यदि बंधा रहता है यहाँ पे, बंधा है नहीं, लेकिन यदि बंधा रहता है यहाँ पे, तो आप क्या देखते कि एक तरह से डबल नैप्ड है ना, ऊपर नीचे बंधा हुआ, और उसे बांधा जा सकता है। तो ट्राई करते हैं। चलो, जुगाड़ हो गया। देखिए, इसको हम एक्सिस माने थे, अब इसको फ्री रोटेट कर रहे हैं। अब कल्पना कर पा रहे हैं ना? अब यहाँ पे क्या बन रहा है? डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। ऊपर में भी कोन टाइप का बन रहा है और नीचे में भी कोन बन रहा है। ये एक्सिस फिक्स है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो है लाइन है जिसको रोटेट किया जा रहा है ना। तो कुछ इस प्रकार से, मतलब कोन बन रहा है। मतलब अगर हम इसको इसे देखते, दूर पे देखेंगे इस प्रकार से, एक्स एक्स की तरह है ना, जहां पे इसको पकड़ सकते हैं। तो ये जो है
इस प्रकार से कुछ बन रहा है। ये जो एंगल है उस एक्सिस का, उसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। ये लाइन एल था, जिस लाइन को इस एक्सिस पे हमने रोटेट कराया, है ना। तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ द कोनिक, या एंगल ऑफ द कोन कह सकते हैं, है ना, जिस एंगल पे इस कोन का फॉर्मेशन हुआ है, एंगल ऑफ द कोन। अब जो है डबल नैप्ड इसीलिए क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट जो है यह कॉमन वर्टेक्स है ऊपर वाले अपर नैप्ड कोन, ये है ये पी पॉइंट जैसे कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स क्यों? इस पॉइंट पे इसका भी वर्टेक्स और इसका भी वर्टेक्स दोनों मिल रहा है ना। तो एक लाइन यदि किसी एक्सिस को इस तरह से रोटेट कराया जाता है तो हमें इस तरह से डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन मिलता है, ठीक है। डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन मिलता है। अब जो है हम एक प्लेन लेते हैं, है ना। हम एक प्लेन लेते हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं मेरे पास ऐसा, इसलिए हम मान लो इसी को एक प्लेन मान लेते हैं। ये एक प्लेन है, तो हम यहाँ जो कोन फॉर्मेशन हुआ है ना, इसको हम इस कोन को काटना है। तो इस प्लेन, ये प्लेन जो है इस एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब यदि हम इसको इस प्रकार से, है ना, वर्टिकली इसको हम काटने का प्रयास करेंगे तो कितना एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ? 90 डिग्री, है ना। मान लीजिए ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है इस एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बना रहा है उसको हम बीटा मान लेते हैं। एक कटिंग प्लेन है ना, एक कटिंग प्लेन है। इस प्लेन को ऐसे इमेजिन कीजिए, तो हम ब्लू से ड्रॉ करते हैं, है ना। ये प्लेन है कटिंग प्लेन, वह जो है कोनिक एक्सिस, है ना, से बीटा एंगल को फॉर्म एन एंगल विथ कोनिक एक्सिस। ये कोन का जो एक्सिस है उससे जो है यह बीटा एंगल बना रहा है। तो इस समय जब ये फॉर्म हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से ये कोन फॉर्म हो रहा है, तो जब भी इसको हम काटेंगे इस प्रकार से और ऊपर से इसको देखने का प्रयास करेंगे तो क्या दिखेगा? किस तरह का शेप दिखेगा? नहीं, ऊपर से अगर ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलरली इसको हम काटते हैं तो निश्चित रूप से हर समय जब ऊपर से इस प्रकार से काटे तो ऊपर का जो शेप दिखेगा ये सॉलिड है। ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्म हो रहा है ना वह एक सॉलिड है। तो सॉलिड को हम ऐसे काट रहे हैं, क्रॉस सेक्शनली काट रहे हैं। क्रॉस इसलिए क्योंकि यह परपेंडिकुलर हम इस पे काट रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शनली यदि हम इसको इस तरह से काटते हैं तो ऊपर से जो शेप दिखेगा वह कैसा शेप होगा? सर्कल का। वो कैसा शेप होगा? सर्कल का। तो इफ बीटा इक्वल टू 0, द शेप ऑफ कोनिक सेक्शन इज सर्कल, है ना। जब भी आप काटिएगा तो कुछ इस प्रकार से सेक्शन दिखेगा। अरे आप डमरू देखिए ना, डमरू बच्चे का जो खिलौना होता है, उसका ऊपर वाला इमेजिन कीजिए ना, कैसा दिखता है? सर्कल दिखता है ना। अगर आप उसको बिल्कुल, मतलब जिसका जो ऊपर वाला प्लेन है
उसके आप पैरेलली नीचे में कितना भी स्लाइसेस बनाते जाइएगा, हर स्लाइस कैसा दिखेगा? सर्कल ही दिखेगा। यानी कि हम बीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले रहे हैं। बीटा क्या है? जो कि उस एक्सिस से काटने वाला जो ये प्लेन है, ये कटिंग प्लेन है, ये प्लेन इस कोनिक को काट रहा है। किस किस एंगल पे काट सकता है? तो यदि हम ऐसे करके काट रहे हैं, यानी कि बीटा यहाँ पे क्या है? बीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, इस प्रकार से काट रहे हैं, ठीक है। अब जो यदि जो हम यही कटिंग प्लेन का इस्तेमाल करते हैं और 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, कभी आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा है जिसमें कटाना का इस्तेमाल करता है कोई, जो सेंसी होता है, बड़ा सा कटाना रहता है, उसको काटने के लिए कभी भी ऐसे काटता है? तिरछा काटता है। कटाना को टेस्ट करने के लिए तिरछा काटता है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे हम इसे तिरछा काटते हैं, लेकिन किस एंगल पे काटते हैं? तो वो जो एंगल है वह अल्फा से तो बड़ा है, पर जो है वह 90 डिग्री से छोटा है। अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा जो है सो कोनिक एंगल है। कोन का जो एंगल है, जहां पे कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, वह एंगल है। और बीटा कौन सा एंगल है? जिस प्लेन से हम इसको काट रहे हैं उसका एंगल है, ठीक है। यदि हम इसको तिरछा काटें, इस तरह से काटें, तो हमको जो सर्कल दिख रहा है थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाएगा। वो इलोंगेटेड शेप दिखेगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह का दिखेगा ना। मतलब वो राउंड ही होगा, बट वो राउंड कैसा होगा? वो इलोंगेटेड राउंड हो जाएगा। तो इसको कहते हैं दिस शेप ऑफ द कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इलिप्स, ठीक है। इसको कहते हैं इलिप्स। यदि बीटा इक्वल टू अल्फा हो जाए तब क्या होगा? यहां ध्यान दीजिएगा, यदि बीटा इक्वल टू अल्फा हो जाए तो अगर यहां पे काटेंगे तो दोनों जो वो होंगे, जो दोनों जो नैपिंग पॉइंट्स होंगे उसको ये सेपरेट कर देंगे, है ना। यदि इसके अलावा कहीं और भी काटे, किसी भी एंगल्स पे काटेंगे, मतलब कि हमारा जो प्लेन है ना कुछ इस प्रकार से काट रहा है, मतलब ये लाइन के पैरेलल है प्लेन, क्योंकि अल्फा जो है, अल्फा इधर भी बन रहा है, ये अल्फा यहां जो इस प्लेन पे जो एंगल बना रहा है बीटा के, वो बराबर है। इमेजिन कर पा रहे हैं ये अल्फा और बीटा के बीच कैसा रिलेशन है? यहाँ पे अरे इंटीरियर नहीं होता है, पैरेलल, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, वो बराबर होते हैं। ये अल्फा और बीटा इक्वल हैं। ऐसे केस में यदि इसको हम काटते हैं तो शेप कुछ कैसा दिखेगा? यहां पे तो ओपन एंडेड है ना, और यहां पे एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो कुछ इस तरह का शेप दिखेगा। मतलब अगर हम काट रहे हैं तो ऊपर वाला जो सेक्शन है वो तो स्ट्रेट लाइन है, ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन है, पर बाकी जगह जो है वो तो कर्व है ना। इस तरह से नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं आप। एक बार फिर से प्रयास करता हूं। जैसे यदि यहाँ पे ये कोण होता, इसको हम इस प्रकार से काटेंगे कि ये जिस लाइन पे ये कट रहा है उसी लाइन के पैरेलल हो, तो ये तो राउंड होगा। इस वाला जो सरफेस पे होगा तो राउंड होगा, और ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा? ओपन होगा, खुला हुआ होगा। इस तरह का शेप होगा, है ना। मान लीजिए ये कोनिक सॉलिड नहीं है तो हम दोनों एंड को खुला दिखाएंगे, तो ये जो शेप होगा, इस शेप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैराबोला, ठीक है। व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, जब अल्फा बीटा के इक्वल हो जाएगा, देन दिस शेप ऑफ द कोनिक सेक्शन, इसको कहते हैं पैराबोला। अब एक और है, यदि बीटा
जीरो है ना और अल्फा के बीच में हो जाए, तब क्या होगा? यदि जो हम यही जो कटिंग प्लेन है उसको इस एक्सिस पे लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये सब समझने के लिए, ठीक है, कि ऑलमोस्ट यह ना इसको इस प्रकार से काट रहा है, मतलब इस नैप को छोड़ के अगर किसी भी तरह से इस तरह से काट रहा है कि हम जो है तो इसको ऑलमोस्ट वर्टिकल लाने का प्रयास करेंगे। ये कटिंग प्लेन को पूरा वर्टिकल नहीं ला रहे हैं, बट ऑलमोस्ट हल्का सा है ना तिरछा करके काट रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, कोई भी प्लेन दोनों ही कोने को काटेगा, है कि नहीं? यदि ये पैरेलल होगा तो एक ही कोने को काटेगा, पर ये पैरेलल ना होके थोड़ा सा और इसको टिल्ट कर देंगे तो यहां से काटे यहां से काटे, जहां भी काटेंगे ये इसको भी छूता हुआ जाएगा। दोनों नैप, अपर नैप और लोअर नैप दोनों को ही क्रॉस करेगा, दोनों को ही सेक्शन करेगा। मतलब हम वर्टिकल से थोड़ा सा एंगल को स्लाइड कर दिए हैं, यहां से काटेंगे तो इधर कटेगा, यहां से काटेंगे तो इधर कटेगा, इधर बिल्कुल एंड पे ले लेंगे तो नहीं लेगा, लेकिन थोड़ा सा एंड से इधर से लेंगे तो यहां से भी इधर काटेगा, यहां भी, तो मतलब दोनों कोने को यह सेक्शन करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा ना, ऐसे केस में जैसे हम एक इधर का सेक्शन होगा, एक इधर का सेक्शन होगा, एक ऊपर वाले का सेक्शन और एक नीचे वाले का सेक्शन, दोनों कोनिक कट रहे हैं। इस शेप को जो कहते हैं, दिस शेप ऑफ द कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड हाइपरबोला। इसको हाइपरबोला कहते हैं। समझे इतनी बात? तो इस प्रकार से हमारे पास चार तरह के कोनिक सेक्शन बनते हैं: सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। कभी भी जो डबल नैप्ड कोन बनते हैं, इस कोन का क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा होगा? सर्कल होगा। क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब जो एक्सिस है उसके वह परपेंडिकुलर है, इसी को क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। क्रॉस सेक्शन टर्म बहुत बार आप लोगों के है ना, अगर आप साइंस टर्म से जुड़े रहते हैं तो आपको उसको क्रॉस सेक्शन वर्ड बहुत जगह सुनने में मिलेगा। बहुत लोग इसको इस प्रकार से है ना यूज करते हैं, मतलब क्या करते हैं ना, किसी को एक्सिस पे पकड़ते हैं और इस तरह से काटते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, है ना। तो कोनिक का क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा होगा? सर्कल होगा, ठीक है। फिर यदि उसको किसी और एंगल पे काटते हैं, तिरछा काटते हैं, तो तीन तरह के शेप मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि एंगल हम किस तरह का ले रहे हैं। अब हम एंगल इस तरह से ले रहे हैं कि जो कोन का एंगल है और 90 डिग्री है उसके बीच का है, जो कोन का एंगल है और 90 डिग्री है उसके बीच का है, तो इलोंगेटेड सर्कल मिलेगा। जो सर्कल मिलेगा वो लगेगा कि खिंच गया है थोड़ा सा उसको ना, जैसे कि एक रबर होता है, रबर को खींचते हैं ना, है ना, उस प्रकार से एक इलोंगेटेड सर्कल मिलेगा। इसके बारे में हर एक चीज का डिटेल जानेंगे, बट अभी बस इतना ही जानेंगे शेप कैसा कैसा होगा। तो ये इलोंगेटेड सर्कल को हम इलिप्स कहते हैं, ठीक है। यदि इसको हम अल्फा के यानी कि कोन के एंगल के जो सेक्शन जिस प्लेन से हम कटिंग कर रहे हैं उसको हम अल्फा के इक्वल कर लें, तो जो शेप कट के निकलेगा वो पैराबोलिक होगा, है ना। ध्यान दीजिए, ये सारे शेप का ना बहुत यूज है। पैराबोलिक शेप का बहुत मतलब इस प्रकार से यूज होता है, रिफ्लेक्टर के रूप में यूज होता है। जो कार या फिर टॉर्च का जो हेडलाइट होता है उसमें जो रिफ्लेक्टर होता है वो ऐसा होता है, इस शेप का होता है, ठीक है, पैराबोलिक होता है। इसका भी बहुत यूज है, बहुत तरह की चीजों में इलिप्टिकल शेप का यूज होता है। जैसे कि हमारा जो अर्थ है वह सन के अराउंड जो है ना ऑर्बिट करता है, उसका एक्चुअल में सर्कुलर नहीं होता है, वह इलिप्टिकल होता है, ठीक है। हाइपरबोलिक टर्म का भी आप ऐसे आगे चलकर बहुत तरह का यूज पढ़ेंगे। सर्कल के बारे में तो आपने पढ़ा ही है लोअर क्लासेज में 8, 9, 10 में, और आगे चलकर हम इन सब चीजें के और डिटेल
इक्वेशन और बहुत तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये पॉइंट सब समझ में आया कि नहीं, है ना? ये पॉइंट समझ में आया, कोनिक सेक्शन समझ में आया, 4 तरह के शेप समझ में आए, वो शेप का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है समझ में आया, पक्का? देखिए जो नोट करने लायक बात हो सो नोट कर लीजिए, है ना? अगले क्लास में सर्कल को इंट्रोड्यूस करेंगे और सर्कल के बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर सर्कल, फिर इलिप्स होगा, फिर पैराबोला, फिर हाइपरबोला, और ये चारों पॉइंट हो जाएंगे। ये चारों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा था। इसके बाद है सो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब कैलकुलस, लिमिट, डेरिवेटिव, यहाँ पे मेन समझना था मैं जरूरी ना, कुछ खास है नहीं ऐसा नोट करने के लिए। तो जो भी आपको समझ में लगता है, अच्छा लगता है, जिसको आप बाद में नोट्स देखें तो चलिए ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट क्लास हो गया समय, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। जो होमवर्क दिए हैं कल सबको ट्राई करके लाइएगा।